हाय एवरीवन, मैं राहुल आपका फिल्मी बनिया और आज हम अपनी सीरीज फिल्मी चर्चा के सेकंड एपिसोड में आ गए हैं और हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अनिरुद्ध नाग बंबई से। अनिरुद्ध एक बहुत सीजन मूवी मार्केटिंग प्रोफेशनल है और वो राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और उनका एक्सपीरियंस हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। उन्होंने हमें बताया था कि कैसे लॉकडाउन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ अनसंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनका तो पता है, बट लेकिन जो फिल्म छोटी फिल्म है उन पर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में हमें बताया था और कई चीज हमने इश्यूज उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज का जो एपिसोड है वो फोकस्ड है द कंटेंट सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर इंडियन एंटरटेनमेंट, मतलब फुल इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कैसे कंटेंट सिलेक्शन होता है। तो आज अनिरुद्ध हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि ये क्या प्रोसेस है कंटेंट को सिलेक्ट करने का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीवी, फिल्म, ओटीटी, उसके हिसाब से। वेलकम अनिरुद्ध, प्लीज। Thank you so much, Rahul, for having me again, and such an interesting topic of discussion per se. So I'll just dive in straight into the matter which is there, which is in terms of green lighting जिसे कहते हैं, which is कि किस प्रोजेक्ट को करना है या नहीं करना, उसका डिसीजन, उसको ग्रीन लाइटिंग कहा जाता है। Now when they do that, obviously on paper देखा जाए तो सीधा सा दो ही वेरिएबल होने चाहिए, आपका कॉस्ट क्या है और आपका रेवेन्यू क्या पॉसिबिलिटी यानी आने की है। सो उन बेसिक्स पे जरा जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। कॉस्ट में हम देख रहे हैं तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स दैट कम इन। वन इज योर अबव द लाइन कॉस्ट, वन इज बिलो द लाइन कॉस्ट, जो कि आपका मेकिंग का कॉस्ट है और आपके जो टेक्नीशियंस और आपका जो टैलेंट आप हायर करेंगे उसका कॉस्ट है। सो जो स्टार्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, उन सब का कॉस्ट है और जो एक आपका मेकिंग का कॉस्ट है। ये 2 कंपोनेंट हो गए। और आप पूछेंगे अब तीसरा कॉस्ट कौन सा है उसमें। तीसरा जो कि ओवर द इयर्स काफी सिग्निफिकेंट हो गया है स्पेसिफिकली फॉर हिंदी कंटेंट, इज रिलीज कॉस्ट, जो कि पीएनए कॉस्ट है। बाकी कंटेंट पीसेस के लिए भी, चाहे वो रीजनल हो, उसमें भी उसका पोर्शन बढ़ता गया है ओवर द इयर्स, प्योरली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आपको थिएटर में उसको डालना है तो इसका एक डिजिटल कॉस्ट आता है वीपीएफ करके, वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया। और हाल ही में उसका काफी उस पर चर्चा भी हुई थी, रेस बैरोनी इश्यूज जो हैं उसको लेके, बट दैट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट एज वेल। सो ये 3 कंपोनेंट आ जाते हैं आपके अपफ्रंट कॉस्ट लेवल पे, बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे। देयर आर अदर नुआंसेस टू इट व्हिच वी विल गेट टू। फॉर आवर व्यूअर्स, आपने मुझे बताया है कि किसी भी फिल्म प्रोजेक्ट के 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है अबव द लाइन, जिसमें सारे टॉप एक्टर्स, डायरेक्टर्स और जो टॉप टैलेंट है उसका जो एक कॉस्ट, जो बिग बंडल है कॉस्ट का, पहला वो है। बिलो द लाइन शूटिंग कॉस्ट है, उसको नेगेटिव तक ले जाने की कॉस्ट है, शूट करने की, एडिट करने की, डबिंग वबिंग सारी चीजें जो करने की, वो है। और थर्ड कॉस्ट है आपने पी&ए, व्हिच इज प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। करेक्ट। पी&ए कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिलीजिंग, तो उसमें प्रिंट एडवर्टाइजिंग भी है, मार्केटिंग भी है, लेकिन रिलीजिंग कॉस्ट भी है। रिलीजिंग का मतलब कितनी थिएटर्स, कितने स्क्रीन्स पे जाती है, कौन से थिएटर्स और कौन से स्क्रीन्स पे कितने टाइमिंग्स के साथ जाती है। करेक्ट। Just wanted to do that for us. Yeah, so that is at a very base level, but there are much bigger nuances that come into play and which we'll come to later. Now let me quickly take through the other side of the picture, monetization के revenues क्या है, avenues क्या है at a very base level। वो है आपका obviously theatrical, जो थिएटर से पैसा आ रहा है आपको बॉक्स ऑफिस से, और वो आपका इंडिया का एक पोर्शन है और अब डेवलप होके ओवरसीज का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसमें, इंटरनेशनल मार्केट्स में। देन देयर इज अ बिग बकेट ऑफ सैटेलाइट, विच इज आपका स्टार, सोनी, जी, जितने वो चैनल्स हैं वो आपके राइट्स खरीदते हैं फॉर प्लेइंग आउट देयर आफ्टर द थिएट्रिकल रन इज डन। अब उसमें लड़ाई करने के लिए ऑब्वियसली और काफी बड़ा सोर्स आ गया है डिजिटल, विच इज आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो कि अगेन मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट्स ले रहे हैं। देन देयर आर अदर कन्वेंशनल एवेन्यूज जो भी मोनेटाइजेशन के लिए रहे हैं सालों से। वन इज म्यूजिक, जिस वजह से कि हमारे कंटेंट में म्यूजिक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि मोनेटाइजेशन में भी काफी हेल्प करता है। देन देयर आर द स्मॉलर बकेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल, जैसे दूरदर्शन वगैरह हो गया, और ओवरसीज सिंडिकेशन भी उसमें ऑपरेट करता है। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट वेज ऑफ डिजिटल में जिसमें व्यूइंग होती है। तो आपके ओटीटी के अलावा भी
और दूसरे फॉर्मेट्स हैं जिसमें किया जा सकता है, बट दे आर स्मॉल कंपोनेंट्स इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच द प्रोड्यूसर्स हैव डेवलप्ड ओवर अ few years. The mature producers, the bigger producer developed over the years is something called subsidies or rebates, जो कि overseas में shoot करके या within India also there are certain regions which ask you to come कि हमारे यहाँ आके shoot कीजिए, यहाँ पर tourism बढ़ेगा, तो उसमें they give you some cash rebates in that, and that is very significant. Just decipher that for our viewers. जो tax breaks essentially होती हैं, correct me if I'm wrong, वो होती हैं जब आप एक destination पे invited होते हैं shoot करने के लिए, और उसमें इंसेंटिव लोकल गवर्नमेंट का ही होता है, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को हायर करें लोकल शूट्स वगैरह के लिए, और उसकी मार्केटिंग करें उस जगह की, और उसके बदले में वो टैक्स ब्रेक्स देते हैं प्रोड्यूसर्स को. वहां पे टैक्स बेस और मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी देते हैं. अब जैसे बहुत दो अलग उसके मॉडल्स दूंगा. एक जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो मराठी सिनेमा को फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर को एक सर्टेन अमाउंट मॉनेटरी इंसेंटिव देती है कि आपने मराठी फिल्म बनाई और महाराष्ट्र में बनाई, सो दैट्स अ and they give a significant portion for Marathi films which are made in the range of 1 to 2.5 CR typically. They land up financing they land up giving back 10% to 20% of your budget, which is a very significant amount in that context. उसका दूसरा एक completely different model है which is closer to what you're saying, overseas में जाके जब shoot करते हैं जहाँ पर कि काफी incentives देते हैं. So a typical example of it would be a film like बेफिक्रे. अगर आप देखें, वो पूरी की पूरी ही बाहर शूट हुई है और मल्टीपल कंट्रीज में हुई है. So I'm very sure Yash Raj is a huge production house who have done wonders for tourism for many countries. So when they shoot a film like बेफिक्रे in multiple countries, obviously those countries invite you कि आप हमारे यहाँ भी आइए, शूट कीजिए, और उनको बेनिफिट मिलता है. तो आप देखेंगे फ्रांस का बहुत significant portion है बेफिक्रे में. So those are models where the producer also gets back some amount of relief in terms of monies from the international governments. So that's something that mature producers, जो known producers हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि ये गेम वैसा है जहां पर कि आप जितना समय रहेंगे आप बेटर समझ पाएंगे कैसे पैसा रिकवर करना है इस सिस्टम से. I think if I'm not mistaken, जब आप ओवरसीज शूट करते हैं, टैलेंट की अवेलेबिलिटी भी बेटर होती है, क्योंकि अगर आप लोकल सिटी में शूट कर रहे हैं, दिल्ली या बॉम्बे में, तो हो सकता है उसके और एंगेजमेंट्स हो एक्टर की, लीड एक्टर की, लेकिन चांसेस ये होते हैं अगर आप ओवरसीज में शूट कर रहे हैं, लाइक जैसा आप कह रहे हो बने बनाए बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ, तो उनको उनकी डेट्स कंटिन्यूड एक पैकेज में मिल जाती है कंटिन्यूअसली. See, you're right, but I'm not getting into that aspect right now because those get into logistics of shoots, what are the pluses and minuses of it. But I'm purely restricting myself कि monetization का क्या मॉड्यूल है, revenue point of view से क्या है. कोई बोलेगा भाई ये cost cutting है, revenue monetization नहीं है, but it's just that how it reflects on the balance sheet. जब आपको उसके बदले में एक monetary incentive मिलता है, then it reflects later कि आप थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, तब आपको पैसा आता है, and it reflects on the revenue side of your balance sheet. In that case, जहाँ आपको टैक्स कट मिल रहा है, वो आपको ऑब्वियसली वो कॉस्ट कट साइड में चला जाता है of giving you benefit out there. So ये एक बैलेंस है between the revenues and costs, जो कि बेसिक मॉडल है. Now let's get into a nuance of कि यहाँ पर इसमें जब इतना बेसिक है तो इसमें कहाँ complications कहाँ आती है. Obviously you being a far bigger expert and you know the finance part of it very well, जहाँ पर भी जो पहला पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो कॉस्ट में है. आपकी फिल्म पहले बनेगी, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन होगा आपका. सो आपका ऑब्वियसली कॉस्ट पहले आ जाता है उसमें, और उसमें ये ऐसा तो बिजनेस है नहीं कि आपका लाखों में बन रहा है, करोड़ों में जाता है. और जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा लागत, उतना बड़ा कॉस्ट उसमें बनाने में. सो कोई भी जो एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर है या जो बिजनेस को एक फिल्म से ज्यादा कर चुका है, वो आप जानते हैं घर से पैसा नहीं लगाता है. उसके लिए पैसा रेज होता है फिल्म के लिए या कंटेंट के लिए. और जब वो पैसा रेज होता है तब एक मेजर कंपोनेंट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसमें कि उस जो पैसा रेज हुआ है उसका क्या कॉस्ट है. अब जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए कॉस्ट साइड पे जब हम पैसा उठाते हैं उसका भी आपका एक इंटरेस्ट कॉस्ट आता है. यू कैन एलैबोरेट फार मोर ऑन दैट. जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, दिस कैन बी डन थ्रू डेट एंड इक्विटी सेल. तो इसका मतलब ये टू आवर व्यूअर्स कि अगर आप एक फिल्म को एज अ शेयर होल्डिंग कंपनी बनाएं और उसके शेयर्स कुछ इन्वेस्टर्स को बेचें कि वो पैसे दें और एक शेयर ले ले फिल्म में, एक वो मेथड है.
दूसरा ये है कि अगर आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आप लोन्स ले सकते हैं विद इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स। यस बैंक ने बहुत ज्यादा, खैर यस बैंक की तो अभी तो काफी हालत खराब है, बट उन लोगों ने काफी फिल्म्स को फाइनेंस, फिल्म कंपनीज को फाइनेंस किया था। अब उसमें होता ही है कि यू हैव टू गिव कोलैटरल्स, तो कोलैटरल तो दिया ही दिया है, मार्जिन मनी है साथ में, प्लस आपको इंटरेस्ट 13-14% का देना पड़ता है। और कहीं कहीं मेरी अपनी एज, बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्वड विद स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल एंड फिल्म्स एज वेल, एंटरटेनमेंट कंटेंट में जो भी मैं काम करता हूँ अपना लिखने का, मैंने ये रियलाइज किया है कि जो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट है वो 10-12% से ज्यादा का प्रॉफिटेबिलिटी किसी बिजनेस में नहीं देता लार्जली। तो उसके लिए एक प्रोड्यूसर को हैज टू बी क्रिएटिव इनफ टू जनरेट रेवेन्यूज की वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकल जाए, प्रॉफिट भी निकल जाए और सारे पैसे भी हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, आई लाइक द वर्ड क्रिएटिव होना होता है प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस शीट पे भी, टू बी एबल टू शो प्रॉफिटेबिलिटी इन बिजनेस। वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आया बाय द इंटेलिजेंट एंड द एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स, और मेरे ख्याल से उसका कहीं बहुत बड़ा रोल रहा स्टूडियोज के आने में हमारे देश में, एंड स्टूडियोज के मोनेटाइजेशन में। It's a concept called amortization. Yeah, of course. Yeah. So, I mean, you can talk about how that amortization exists in other businesses, but and how does that come in film business? But essentially, amortization बहुत basic level पे समझा देता हूँ कि उसमें होता है कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज बनाई है, रेवेन्यूज होता कि आपके रिलीज के एक साल में आपका एक मेजर चंक आ जाता है, बट होता क्या है कि आप राइट्स बेचते हैं थिएटर रन के बाद, सैटेलाइट, डिजिटल, वो आप हमेशा के लिए नहीं बेचते, आप कुछ सालों के लिए बेचते हैं, उसके बाद वो राइट्स आपके पास वापस आते हैं और आप उनको वापस बेचते हैं। जिस वजह से आपने एक शोले बनाई और आपने हम आपके हैं कौन एक बनाई, तो आपको जिंदगी भर की कमाई देता रहेगा वो, विच इज द ग्रेट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। बट होता क्या है कि जब आप एक लॉस मेकिंग फिल्म बना देते हैं, तब एक आपके लिए कुशन बन जाता है अमोर्टाइजेशन, कि आप कॉस्ट में भी वो चीज कर लेते हैं कि मैं रेवेन्यू तो उसका सालों साल कमाने वाला हूँ, अगले 100 साल से कमाने वाला हूँ, तो मैं कॉस्ट को एक साल में ही क्यों गिनूं, तो मैं कॉस्ट को भी डिवाइड कर देता हूँ उसको, और उसमें मैं कितना चंक पहले साल में रख रहा हूँ या दूसरे साल में रख रहा हूँ, वो एक बहुत ही डिबेटेबल और सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। तो काफी धाकड़ खिलाड़ियों ने उस पर काफी खेला भी है कि कितना उन्होंने फर्स्ट ईयर में रखना है, कितना सेकेंड ईयर में रखना है उसमें, तो उन्होंने कॉस्ट कुशनिंग भी करी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग जो ट्रेडिशनल अमोर्टाइजेशन होती है वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस यूज करते हैं कि भाई हम 10-12 अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेसेस में हमारा ग्रुप है और उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत हो गई तो भी राइट इट ऑफ, उसे खर्चे में डाल देते हैं हिंदी पार्लेंस। अगर आप बोले कि भाई इसे खर्चे में डाल दिया इस साल, कि इससे रिटर्न अभी नहीं आया, थोड़े दिनों बाद आएगा जाके। अब जैसे आप बुक्स पब्लिश करते हैं, बुक्स की रॉयल्टीज थ्रू आउट द ईयर आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की, तो वो डाली जा सकती है, बट मेन बिजनेस को अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता लार्जली। कि अगर आप बोलिए कि जो मेरा मेन ग्रोथ इंजन है वही अमोर्टाइज हो गया, तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अगर मेन बिजनेस इंजन अमोर्टाइजेशन में चला गया, कि जहां आप कॉस्ट पहले साल में नहीं डाल रहे, तो आप सैलरीज और अपनी रीइंबर्समेंट्स और बोनसेस को भी क्यों नहीं बांट रहे 5-6 सालों में? वो आपको मंथली चाहिए, जो आपको अलाउंसेस चाहिए वो मंथली चाहिए, डेली चाहिए, लेकिन जो कॉस्ट रिकवरी आप मुझे लंबी दे रहे हैं। और इसमें ना एक मेजर इशू आई थिंक व्हिच आई माइट लाइक टू ऐड, एंड आई थिंक यू वुड गिव अ बेटर व्यू ऑफ दिस, कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो वैसी प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बर्डन डाल देता है कि अगर मैंने उस इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, मेरी किस्तों की कॉस्ट भी बढ़ गई। मतलब ये पैसा लेट नहीं हो रहा, पैसे के साथ जो पैसे की कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। Absolutely, and I think that's what you mentioning is very relevant for people to understand कि ये लॉकडाउन का क्या implication है उस पे, कि अब जो प्रोजेक्ट फंस गए हैं बन के, और जो कि इस तरह के क्रेडिट पे बने हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट है, जिसमें कि इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, वो जब तक शेल्फ पे पड़े रहेंगे वो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं घटेगा, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो एक प्रोजेक्ट को डिले करते रहना कि हम इसको अभी भी रिलीज नहीं करेंगे, अभी भी रिलीज करेंगे, वेट करते रहेंगे, आपकी कमर टूटती रहेगी, क्योंकि वो कॉस्ट तो आपका दिन पर दिन बढ़ ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है या रुक नहीं रहा है।
वो आपका कॉस्ट बढ़ ही जा रहा है. सो दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इन अ वे कि बड़े प्रोजेक्ट पे रिस्क कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है एब्सोल्यूट लेवल पे बहुत बड़ा हो जाता है. कोई 350 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, वो सुनने में अच्छा लगता है, पर आप उसका साल का इंटरेस्ट कॉस्ट भी जब गिनने लगेंगे और आपको सीधा वो 50 करोड़ का एक धक्का लगेगा. 50 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है एक साल उस प्रोजेक्ट के बैठे रहने का. सो दोज आर ह्यूज implications that are there. Now coming again back to the amortization part of it, कि भाई ये कॉस्ट डिवाइड करके ये कैसे कर रहे हैं हम लोग ओवर द इयर्स. बट द फैक्ट इज अ लॉट ऑफ स्टूडियोज हैव डन इट. हम लोगों को कई बार ताज्जुब होता है, यार ये स्टूडियो तो बहुत अच्छा कर रहा था, साल में 10-10 पिक्चर बना रहा था, 12-12 पिक्चर बना रहा था, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सडनली लॉस कैसे दिख रहा है, और अभी तो इस साल इन्होंने अच्छा किया है, फिर कैसे. सो यहाँ आपकी बात जो है वो पूरी तरह लागू हो जाती है कि ये पुराने पाप जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और ऑनगोइंग बेसिस पे आप पे प्रेशर माउंट होता रहता है कि आपने पहले साल तो दिखा दिया कि नहीं हमारा बैलेंस शीट सही है, दूसरे साल में वो जो पिछले साल का पाप था वो वापस आएगा, तीसरे साल में और बढ़कर आएगा पहले 2 सालों का. तो इसीलिए टिपिकली जो स्टूडियो 10 साल टिक जाए, मतलब उसने थोड़ा बहुत समझ लिया कि कैसे मैनेज करना है. मेहनत करी है. हाँ, मेहनत करी उन्होंने काफी, या वो कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं. क्रिएटिव है बेसिकली. हाँ. सो it's a balance between creativity to with the output that you're releasing, or creativity in the balance sheet that you're maintaining, and both have played their roles. मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, देखिए अनुरोध कि क्या है ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप का तकाजा है कि आप रिस्क लेते हो, आप ये सारे टूल्स यूज करते हो, और आई एम श्योर कई प्रोड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में जो हैं, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो लोग अच्छी इंटेंशन से सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं. वो भी ये चाह रहे हैं उनके इन्वेस्टर्स को पैसा मिले, क्योंकि देखिए इट इज समथिंग व्हिच कट्स ऑल थ्रू. अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे अभी, तो वो अगले प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है वो बंद होगा जो है. सी इंटेंशन तो प्रोड्यूसर की हमेशा अच्छी होती है. दे आर ऑल पैशनेट पीपल, वेरी नाइस पीपल, दे वांट टू मेक ग्रेट कंटेंट. बट ऑनेस्टली देखा जाए तो युधिष्ठिर भी अच्छा आदमी था जो जुए पे बैठा था. तो जब आप जुआ खेल रहे हैं, तब आप अगर अपने पैसों से खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसा आपने कहा, आप शेयर होल्डर्स के पैसों से जब खेल रहे हैं, तो आप खुद को ही नहीं, अपने 5 भाइयों को भी दाव पे लगा रहे हैं जितनी बार आप जुआ खेलते जा रहे हैं उसमें. तो ये आपका ही पैसा नहीं, उनका भी पैसा है जो आप जुए पे लगा रहे हैं. सो मैं जस्ट उतने पे ही कहना चाहूंगा, उस पे एलैबोरेट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दैट ऑब्वियसली दैट विल गेट इनटू अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन इन इटसेल्फ. बट यस, दैट्स अमोर्टाइजेशन इज अ बिग थिंग दैट हैज कम ओवर प्ले. उसका एक पॉजिटिव साइड जो है वो भी है एन्युटी बिजनेस, जो मैंने बोला कि आप रिकवरीज भी आपकी एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल में आती रहती है. तो आप अगले 100 साल तक एक कंटेंट बनाते हैं, उसका पैसा कमा सकते हैं without any further monetary input on it, which is not existing in many other businesses. जो IPR के businesses हैं उन्हीं में ही वो आता है, which is where in films they say कि unlike other businesses, अगर आपने पहले राउंड में आपने 10% भी प्रॉफिट कमा लिया ना, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज आप आगे भी पैसा कमाते रहेंगे हर 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद. then it's a purely money making tool for you, which is why a lot of people went into the whole thing कि यार मुझे 1 नहीं, 5 नहीं, मेरे को 10, 20, 25, 50 का कैटलॉग बनाना है कि उसमें से अगर 10 भी चल पड़े तो मेरी 7 पुश्तों का काम हो गया उसमें. So which is why this is a business of people who have, 1, creative knowledge, 2, who are able to sustain that pressure and have the ability to pump in that amount of money for that duration of time and that amount of content. So ये purely उस तरह का business है.